अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज भी सियासी एतबार से और तमाम डेवलपमेंट्स के एतबार से आज का दिन भी भरपूर रहा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम प्रोग्राम में अंडर एजेंडा रखेंगे, ज़ेर गुफ्तगू रखेंगे। ख़ासतौर पर इस पहले सेगमेंट में नाजरीन बात करते हुए आजकल की सबसे दरीना एक तरह से जो प्रॉब्लम जो कि अवामी सतह पर जिसका सामना हो रहा है वो है बिजली की लोड शेडिंग, जो कि इस वक्त तवील दौरानियों के लिए मुल्क भर में जारी है। ऐसे में हुकूमत ने ये कहा है कि इसको जो शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने जो इसके हवाले से बात की थी अब से कुछ रोज पहले, वो ये कहा था कि 1 मई तक इसको हल किया जाएगा। और हम सहाफ़ियों से जो बैठक हुई थी वजीर आजम शहबाज शरीफ की, उसमें भी उन्होंने यही बात की थी कि ये उन्होंने एक इनहेरिट की है प्रॉब्लम पिछली गुज़िश्ता पीटीआई हुकूमत से और उनके प्लानिंग के फुकदान की वजह से दरअसल ये मसला पेश आ रहा है। आज थोड़े इन डेप्थ बात करेंगे कि एक्चुअल इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पीटीआई का भी इसके ऊपर एक अपना मौकफ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स मेंटेनेंस के लिए बंद तो थे, लेकिन उसमें इतनी तवील जो लोड शेडिंग के दौरानिये हैं वो मुतवक्के नहीं थे। ऐसे में एक मौजूदा हुकूमत के लिए ये क्या रोड मैप वो इसके हल के लिए फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको याद रहे नाजरीन 2013 से 18 तक जो नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने खासा प्रायोरिटाइज किया था मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के ऊपर। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर टेन्योर हमने देखा था कि वाकईतन लोड शेडिंग में बतदरीज कमी आई थी। लेकिन एक दफा फिर से अगर ये इरप्ट हुई है, क्या वजूहात हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। नई हुकूमत के आगे आने वाले रोड मैप के हवाले से भी बात होगी। और वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ का जो दौरा सऊदी अरेबिया है वो आज कंक्लूड हो गया है। वो यूएई के लिए अब रवाना हो गए हैं। ऐसे में जो 6 से 8 बिलियन डॉलर्स तक का मुआशी पैकेज जिसकी बात की जा रही थी, उसके हवाले से भी बात रहेगी कि क्या तवक्कुआत हैं, क्या वाकईतन हम ये अपॉर्चुनिटी सऊदी अरेबिया से हमें मिली है, इसके क्या इम्कानात हैं इस पूरे दौरे के बाद। और ख़ास तौर पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हुकूमती वक्त अंडर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है उसके बाद इसके लिए क्या रोड मैप्स होंगे, और सियासी एतबार से भी तमाम मामले पर बात रहेगी। और साथ साथ जो कोalition गवर्नमेंट है वो आगे किस तरह से अपने चैलेंजेस को देखते हैं और किस तरह से उनको मिटिगेट करने का प्लान करते हैं। तमाम उमूर पे बात करने के लिए आज इस पहले सेगमेंट में हमें एक्सक्लूसिव टॉक के लिए ज्वाइन किया है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने, वफाकी वजीर बराए तवानाई। स्टॉलवर्ट हैं आप PMLN के, बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। माजी में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कॉमर्स जैसे पोर्टफोलियोज भी देखते रहे हैं इन द प्रीवियस टेन्योर्स। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू फॉर योर काइंड एंड ग्रेशियस प्रेजेंस। बात का आगाज मैं आपसे आपके सब्जेक्ट के साथ पहले करूं, फिर हम जाहिर है हम सियासी और मुआशी एतबार से भी बात का जायजा लेंगे, क्योंकि आप एक गहरी निगाह उन उमूर पर भी रखते हैं। बट फर्स्टली सर, फॉर लोड शेडिंग प्रॉब्लम्स दोबारा से एक तो ये इरप्ट हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 1 मई तक मसला हल हो जाएगा। 1 मई इज जस्ट डे, मतलब एक दिन के फासले पर अब रह गया है। लेकिन कल आपने कुछ 10 रोज की भी बात की थी, तो इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा कि क्या आपके पाइपलाइन में प्लान्स हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। 31 मई 2018 को जब मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल की थी, उस दिन अल्लाह ताला के करम से मुल्क में लोड शेडिंग 0 थी। 0 लोड शेडिंग हम छोड़ कर गए थे। उसके बाद अब ये दोबारा जो बहरान खड़ा हुआ है, ये एक पिछली हुकूमत की लेगेसी है कि इमरानी हुकूमत तो खत्म हो गई लेकिन इमरानी अजाब आज तक जारी है। और वो बड़ा सादा बात है। मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान बिजली बनाने की जो सलाहियत है वो वाफर है, हमारी जो तलब है उससे भी ज्यादा है। तो उधर कोई बहरान नहीं है, जो कि 2013 के बरक्स था कि मुल्क में बिजली बनाने की सलाहियत ही मौजूद नहीं थी। आज का जो बहरान है वो खालिस्तन एक, आप उसको नालायकी भी कह सकते हैं, लेकिन दरअसल मंसूबा बंदी का फुकदान है कि जो ईंधन हमें चाहिए अपने बिजली के कारखानों को चलाने के लिए, जिसमें नंबर 1 जो है वो RLNG है यानी गैस है, और उसके बाद फिर फर्नेस ऑयल है, और तीसरे स्टेज पर कोयला है। हमें ये तीनों फ्यूल चाहिए अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए। और RLNG के मामले में आपके टेलीविजन चैनल पर भी और दूसरे बहुत मीडिया पर गुफ्तगू हो चुकी है कि पिछली हुकूमत मुस्तकिल नाकाम रही वक्त पर RLNG खरीदने में। जब सस्ते सौदे मुहैया थे तब उनको नहीं किया, जब
ज्यादा आपको पैकेजेस की अवेलेबिलिटी थी, आप उन्होंने कम के सौदे किए, और इसलिए जिसका नतीजा ये है कि बाज गैस से चलने वाले जो प्लांट हैं वो दिसंबर 2021 से बंद है, यानी उन्हें बंद हुए हुए 4 महीने हो गए हैं, क्योंकि उस वक्त गैस की कमी थी, उस वक्त उनको बंद किया गया और फिर दोबारा गैस का इंतजाम नहीं किया गया। इसी तरह वक्त के साथ साथ जो फर्नेस ऑयल की अवेलेबिलिटी थी वो कम होती गई, और जैसे ही अप्रैल में पिछले 2 हफ्ते में आम सालों के बरक्स कुछ गर्मी ज्यादा हुई, तलब बढ़ी, तो फिर अचानक ये बहरान जो है वो खुलकर सामने आ गया। मैं आपके तवज्जुह से आपके नाजरीन को ये जरूर तसल्ली देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जो वादा शहबाज शरीफ साहब ने किया था, कल से हमें ये उम्मीद है कि फर्नेस ऑयल और RLNG जो हमने मुहैया की है उसकी वजह से तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली मजीद सिस्टम में आएगी कल 1 मई से। 2000 मेगावाट का मतलब है कि मुल्क के अक्सर इलाकों में जो आज लोड शेडिंग हुई है उसमें से 60 से 70% कमी आएगी। और जैसे जैसे अब मई के अगले दिन गुजरेंगे, ईद के फौरन बाद मजीद फर्नेस ऑयल की अवेलेबिलिटी आ रही है, और जो 10 दिन का मैंने जिक्र किया था वो ये था कि जो RLNG के हमने अब खरीदे हैं लोड्स बैनुल अक़वामी दुनिया से, वो भी इंशाल्लाह 9 से 10 तारीख तक पहली उसकी जो खेप है वो पहुंच जाएगी। तो हमें ये उम्मीद है कि मई के महीने में ही ये लोड शेडिंग का मसला हल कर लिया जाएगा। आपने चूंकि लॉन्ग टर्म प्लान की भी बात की, तो लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि एक तो वक्त पर तमाम ईंधन की फराहमी को इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे। दूसरा ये है कि जो मेरिट लिस्ट है कि जो ज्यादा एफिशिएंट प्लांट्स हैं, जो निस्बतन कम ईंधन में ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, उनको तरजीही बुनियाद पर चलाकर हमें अपनी तलब पूरी करनी है। तलब में एक्चुअली जो जहां से ये बहरान शुरू हुआ कि वजारत तवानाई की जो प्रोजेक्शंस थी इस महीने की, वो 20,000 मेगावाट की तलब की थी, लेकिन एक्चुअली आजकल जो हमें तलब का सामना है वो 22,500 23,000 तक जा रही है, जिसकी वजह से ये राइट। अच्छा इंजीनियर साहब, एक और क्लैरिटी दीजिएगा प्लीज। आपने कहा कि 1 मई तक बतदरीज फर्क तो पड़ेगा जो कि वजीर आजम ने वादा किया है, लेकिन इसको अल्टीमेटली हल करने के लिए मुकम्मल तौर पर कुछ और दिन दरकार होंगे। ये बताइएगा, हमाद अजहर साहब इस पे अक्सर आपने भी देखा होगा, आपकी नजरों से गुजरी होंगी, ट्वीट्स करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहुत संगीन तरीन मसाइल से दरअसल उन्होंने अपनी हुकूमत को बचा के रखा, इस वजह से महंगी LNG वो कहते हैं हमने नहीं खरीदी, या फर्नेस ऑयल के महंगे प्लांट्स उन्होंने नहीं चलाए, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट और दीगर जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं उनको भी उन्होंने अंडर चेक रखना था। क्या आपके पास ये कंसिडरेशन है और आप उनके इस आर्ग्यूमेंट को कैसे काउंटर करेंगे? जी, ये कंसिडरेशन मेरे सामने उसकी इतनी ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं है कि ये काम तो बिलाखिर वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने देखना है। उन्होंने हमें जिस तरह के वसाइल मुहैया करने हैं वो फराहम करेंगे, और उस सबसे बढ़कर जो जिम्मेदारी हमारी तवक्को है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं इस वसीउल बुनियाद हुकूमत के, कि वो इस पर देखेंगे। हमें करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा इशू है, जो RLNG ना खरीदना भी बड़ा इशू है, लेकिन मेरी गुजारिश और इस्तदा है कि काश मेरे पेशरो जो थे वो ट्वीट करने की बजाय हमारे पास इसको RLNG के लोड्स छोड़कर जाते, वो बजाय ट्वीट करने के कोई 10-20 हजार टन फर्नेस ऑयल हमारे लिए छोड़कर जाते, वो ट्वीट करने की बजाय हमारे लिए कोई कोयले के 1-2 जहाज छोड़कर जाते। अगर वो ये काम करके जाते तो आज मुल्क में 1 मेगावाट की भी कमी ना होती। और जो मैं आपके सामने नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूं कि तकरीबन जितनी हमें कमी आ रही है उतनी कमी के प्लांट, यानी 5,800 मेगावाट के प्लांट आज के रोज ईंधन ना होने की वजह से बंद पड़े हैं। इंशाल्लाह उनमें से कल जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे, और यही जो वादा शहबाज शरीफ साहब का था वो इंशाल्लाह हम पूरा कर रहे हैं कि कल जब 2000 मेगावाट से जायद बिजली सिस्टम में आएगी तो बाज इलाकों में तो 75% तक कमी होगी, अक्सर इलाकों में 60% तक लोड शेडिंग में कल ही कमी आ जाएगी,
और हर जो गुजरता दिन है उसके बाद 1 मई के बाद उसमें लोड शेडिंग में कमी आएगी, क्योंकि हमने वेरी फेयर, यकीनन ये भी पाकिस्तान के अवाम के लिए ईंधन का इंतजाम कर लिया। बहुत बहुत बड़ा रिलीफ होगा। एक और इसी के ऊपर मुख्तसरन कमेंट कीजिएगा खुर्रम साहब, फिर आगे भी दीगर मौजूआत की तरफ आते हैं। ये जो कहा जाता था कि आपने तो उतनी बिजली पैदा कर ली है जितनी हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ही नहीं है, आपने ट्रांसमिशन से ज्यादा बिजली आपने जनरेट कर ली है, और वो इसलिए कि आप लोग इंसिस्टेंट थे कि आपने सर्टन जो प्लांट्स हैं उनको आपने चलाना था। ये इसका भी जरा काउंटर फरमाइएगा, क्या है आपके पास? जी, मैं तो सबसे पहले ये याद कराना चाहूंगा कि जो हमारे हमसे पिछली हुकूमत थी उसके कुछ वज़रा अपने पहले शुरू के साल डेढ़ में ये कहे पाए जाते थे कि पाकिस्तान में हम बिजली वाफर हो गई, इतनी वाफर है कि हमें अब समझ नहीं आ रही हमें किधर दें। जी दुरुस्त। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी और एनर्जी भी, इनको पेशबंदी की बुनियाद पर बनाया जाता है। आप इंतजार नहीं करते कि आपको 6000 मेगावाट का शॉर्टेज हो तो आप 6000 मेगावाट लगाएं, आपने पहले से उसका इंतजाम करना है। उसी की वजह से जो पेशबंदी हम कर गए थे, आज हम बिल्कुल एज पर हैं। यानी अगर इंशाल्लाह जब कल से बेहतरी का आगाज होगा और चंद दिनों में जब हम ये 6000 मेगावाट अपने पूरे कर लेंगे, तो उसके बाद हम एक बैलेंस पर आ जाएंगे, जो कि रफली 23 से 24,000 मेगावाट की तलब और रसद होगी। 24,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन जो है वो हम कामयाबी से करके गए थे 2018 में, वो रिकॉर्ड आज तक कायम है। तो 24,000 मेगावाट तो हमारे पास उतनी, मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी जो तलब जुलाई में आती थी वो अप्रैल के आखिर में आ गई, क्योंकि टेम्परेचर उस तरह के हो गए 43 डिग्री 44 डिग्री। तो हमने वो, अब हमारा टेस्ट हो गया है, और अब जो जैसे जैसे ये रेगुलराइज होगा, हमने पिछली हुकूमत की तरह ये जो सी सॉ मैकेनिज्म है ना जी, एक दफा आपने आरएलएनजी खरीद ली, फिर आपने आरएफएफ खरीद लिया, फिर वो एक चीज खत्म हो गई, फिर दूसरी खत्म होगी। हमने तो इसको लेवल पर लेकर चलना है ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये एहसास हो कि जी उनके पास बिजली मौजूद है, और अल्लाह के करम से बिजली मौजूद है, ईंधन का इंतजाम कर लिया है, और बहुत जल्द लोड शेडिंग का मसला हल हो जाए। फिर दूसरे मौजू पे आते हुए, क्योंकि मुआशी एतबार से भी आपकी बहुत एक कीन आए है खुर्रम साहब, आपने इन पोर्टफोलियोज को माजी में स्टेयर भी किया है। मुआशी पैकेज जो 6 से 8 बिलियन डॉलर का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया से, हमें इत्तलात के मुताबिक ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी, अभी तक इस हवाले से हमने कुछ सुना तो नहीं है। एक तो ये बताइएगा कि इसके हवाले से आपके पास अगर कोई इत्तला है तो वो यकीनन हम तक पहुंचाए, और दूसरा जो आपके सियासी नाकदीन है वो ये भी कहते हैं कि जब वो इन्हीं तरह के पैकेजेस को ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए दोस्त ममालिक का रुख करते थे, तो आप उनको इस बात के लिए बहुत ग्रिल करते थे बतौर अपोजिशन कि वो तो जी बेगिंग बोल लेकर जा रहे हैं और उन्होंने सबके आगे जाकर पैसे मांगे हैं। तो अब ये बताइएगा कि मुआशी पैकेज तो जो इत्तलात के मुताबिक आप लोग भी ढूंढ रहे हैं। जी, पैकेज हम कहा करते थे, और जिसको मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है, तो इसको शर्मनाक बनाने वाली पिछली हुकूमत थी। हमने कभी ये नहीं कहा कि जी अपने दोस्त ममालिक के पास जाकर पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए अगर हमें उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिलती है तो ये कोई गलत बात है। IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी करने का की जो धमकी थी तो इमरान खान साहब ने दी थी, वो हमने तो कभी जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं उन्हें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का ईंधन नहीं बनाया। और खास तौर पे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, उसके साथ ताल्लुकात इतने हसास और इतने देरीना और गहरे हैं कि सऊदी अरब के बारे में कोई भी बात करने से पहले हमें 1000 दफा सोचना चाहिए। यही वजह है कि जब अगस्त 2020 में उस वक्त के वजीर खारजा ने एक, जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में, बयान दे दिया कि जी अगर सऊदी अरब कश्मीर के मामले में हमारी मदद नहीं करेगा तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जिससे ताल्लुकात इस कदर खराब हुए जो अभी तक नहीं संभले। तो अब शहबाज शरीफ के दौर में आप देखेंगी, और अब माशाल्लाह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा हैं कि एक मोतबर और बुर्दबार सफारतकारी होगी, खामोश सफारतकारी होगी, मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं होगी जिसमें हर चीज को खुलकर हर एक के सामने बात कर दी जाती है, और फॉरेन पॉलिसी को जो है वो सियासी इज्तिमात में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब कल गए हैं, हमें बेहद खुशी है कि इंतहाई गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल हुआ है, और इंशाल्लाह ये जो पैकेज की बातें हैं, जो उसकी असल हकीकत है वो बेहतर यही है
कि दोनों हुकूमतें मिलकर ये बात आपके सामने अगले थोड़ी देर में ये सामने आ जाएगी, वो बेहतर बता सकते हैं। हमें सऊदी अरब से हमेशा ये तवक्को होती है कि खासतौर पर इस वक्त जबकि ऑयल प्राइसेस बहुत ऊंची सतह पर हैं यूक्रेन की जंग की वजह से, अगर हमें तेल की इंपोर्ट में ही एक बड़ा रिलीफ मिलता है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट उसी वक्त उसके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। ये इस तरह की मदद सऊदी अरब ने जब हमारी 2013 में हुकूमत आई थी तब भी की थी, और उस वक्त हमने बड़ी खामोशी से इस सारे मामले को हैंडल किया था, बड़ी बुर्दबारी से। लेकिन यहाँ चूंकि अब मेगाफोन डिप्लोमेसी का रवाज हो गया है, उसको दुरुस्त करना है, तो इंशाल्लाह एक बेहतर खबर लेकिन बड़ी मतानत के साथ और बुर्दबारी के साथ आपको मिलेगी थोड़ी देर में। अच्छा, ये आपने अच्छा है हमें एक ऑलरेडी इसको फोरकास्ट करते हुए ये बात बताइए। अच्छा, दो तीन चीजें हैं सऊदी अरेबिया के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो जो डेफर्ड ऑयल पेमेंट की फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि वो पिछली हुकूमत ने भी इसके हवाले से कुछ नेगोशिएशंस की थी। फिर सऊदी अरेबिया ने कुछ कमिटमेंट्स की थी, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स गवादर में ऑयल रिफाइनिंग फैसिलिटीज वगैरह को लेकर। कुछ पैसे भी उन्होंने हमारे पास डिपॉजिट करवाए थे, ड्यू टू सर्टन अनसीन सर्कमस्टांसेस वो हमें उनको वापस करने पड़े थे, रिटायर करने पड़े थे। किस ऐप पर आपने देखा था कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात को छोड़कर गई थी? क्या आप एक बहुत लो ऐप समझते हैं उन ताल्लुकात का आ गया था? और अगर वहां से हमने बाउंस बैक करना है, या आप कहते हैं कि उनको हमने दुरुस्त करना है, उनकी दुरुस्तगी की तरफ जाना है, तो क्या वो डुएबल होगा इन प्रैक्टिकल सेंस? जी, डुएबल है, बिल्कुल है। अगर संजीदा और मोतबर लोग खारजा पॉलिसी को संभालें, जो हर बात खुलकर जलसों में ना कह दें, मीडिया से बात ना कर लें। सऊदी अरब के साथ लो एब इसलिए हुई कि इमरान खान साहब शायद अपनी जो सोच के मुताबिक खारजा ताल्लुकात में जो तवाजुन चाहिए वो रखने के काबिल नहीं थे। वो स्विच बैक करते थे, जिसमें जब उन्होंने एक दफा ज्यादा बात कर दी गालिबन कि जी हम कोई नॉन अरब ममालिक के साथ मिलकर कोई चैनल बनाएंगे, हम कोई इत्तेहाद कायम करेंगे, तो ये बात उनको समझ आनी चाहिए थी कि जो हमारे अरब दोस्त हैं जिनके साथ ना सिर्फ हमारे बहुत सारे मुआशी मफादात वाबस्ता हैं, बल्कि तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन पाकिस्तानी उन अरब ममालिक में अपना काम करते हैं, वहां रोजगार उनको मिलता है, और वो पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाने वाले सबसे बड़ा सोर्स हैं जो वो दो ममालिक हैं। तो लिहाजा उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें जरूर आप अपनी डिप्लोमेसी करें, उनको कायल करें, लेकिन उसको खुलकर जिस तरह इमरान खान साहब ने एक तवाज़ुन कायम नहीं रखा और ताल्लुकात को बिगड़ने दिया। आपको नाज़रीन को मैं याद करा दूं कि जब उसी साल के आखिर में एक क्राइसिस पॉइंट आ गया, जब एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड करनी थी कुआलालंपुर में, जिसके ऊपर फिर सऊदी अरब इंतहाई उन्होंने अपनी नाराजगी का, और ये मैं कहूं सऊदी अरब से जब भी नाराजगी का इजहार होता है वो पब्लिकली मीडिया के जरिए नहीं होता, वो खामोशी से सफारतकारी के जरिए होता है। और यही फर्क है गालिबन पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमत थी सफारतकारी में, उन्होंने हर चीज इतने शोर के साथ की, और दूसरी तरफ जो है वहां दुरुस्त तौर पे उनका यह ख्याल था कि डिप्लोमेसी रिक्वायर्स डिस्क्रेशन। तो डिस्क्रेशन के साथ जब सऊदी अरब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया तो फिर इमरान खान साहब को वो कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, और फिर जाके उन्हें सऊदी अरब में अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। लेकिन खुर्रम साहब, एक आपसे काउंटर सर सवाल पे वजह से आपको जरूरत पड़ जाए, ये भी है कि क्या आपको भी इस तरह के बड़ा एक टाइट रोप वॉक करने की जरूरत पेश नहीं आएगी? ये तो एक सर्टन सी बात है जो कि शायद किसी भी हुकूमत के लिए एप्लीकेबल होती है। मुझे क्लियरली याद है कि आपके गुज़िश्ता दौर में हमने इस तरह के काफी इंस्टेंसेस देखे थे। आपने भी मीडिएट करवाने की कोशिश की थी मुस्लिम उम्मा के 2 ब्लॉक्स के दरमियान। और क्या आपके लिए थोड़ी सी चीजें आसान होंगी, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट अर्दोगान का भी हमने देखा है बड़ा ग्रैंड एक वेलकम हुआ है सऊदी अरेबिया में, तो एक चीजें हो भी रही हैं ऑन द लार्जर फ्रेम ऑफ एंड द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। क्या वो आपके लिए कुछ आसानियां लाएंगी? एंड डू यू ऑल्सो एडमिट कि आपको भी कुछ टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी? ये चैलेंज है 21वीं सदी में। जो हमारे 20वीं सदी के जो रवैये थे और एक दूसरे के ममालिक की आपस में सोच थी, उसमें एक नुमाया तब्दीली आई है। दुनिया बदल रही है, दुनिया में दोबारा से जो एक 2 ब्लॉक बन रहे हैं, मगरबी ब्लॉक और उसके सामने एक साइनो रशियन यानी चाइना और रशिया का ब्लॉक जो उभर रहा है, उसके दरमियान पाकिस्तान ने बैलेंस करना है। और जो टाइट रोप है
वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसका दारोमदार और जो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये वसीउल बुनियाद हुकूमत उसको हासिल करेगी। दो बातें हैं जी। एक तो जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि जो सफारतकारी का तरीकेकार है वो मोतबर होगा, बुरदबार होगा और खामोश होगा, उससे हमें फायदा होगा। दूसरा यह है कि हुकूमत की जो सलाहियत है प्रोजेक्ट्स को बनाने की और उनको जमीन पर खड़ा करने की, यहां भी जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो रिफाइनरी के केस में बिल्कुल नाकाम हुई कि उनके पास गालिबन वो सलाहियत या नीयत मौजूद नहीं थी कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट कर सकते। यहां एक ऐसी हुकूमत अल्लाह ताला के करम से जो 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब के हलफ के साथ कायम हुई है, उसने उसकी प्रूवन एबिलिटी है। चंद साल पहले उन्होंने सीपैक के तकरीबन 30 अरब डॉलर के मंसूबे जो थे वो 4 साल के अंदर, बल्कि 4 साल से कम अरसे में उन्होंने उनको मोबिलाइज करके जमीन पर खड़ा कर दिया था, जिसका आज हम फायदा उठा रहे हैं। हम कहते हैं जी वहां कोल पावर प्लांट है, वहां करोट का प्लांट जो है वो हाइडल वाला वो भी अपना काम शुरू कर चुका है। तो हमने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करके किया। तो ये जो डिप्लोमेसी का तरीकेकार और उसके साथ हुकूमत की प्रोजेक्ट करने की सलाहियत, ये अल्लाह ताला के करम से अब दोबारा बैक वक्त वापस आ गए हैं। इससे हमारे खारजा ताल्लुकात में बहुत नुमाया बेहतरी आएगी, खास तौर पर सऊदी अरब और चीन जो हमारे दो करीब तरीन दोस्त हैं। सही सही, आप ये दो फैक्टर्स को अकाउंट इन करके समझ रहे हैं कि इस वजह से फर्क पड़ेगा। इंजीनियर साहब, आखिरी कमेंट कीजिएगा ये सियासी सूरत हाल और इस कोएलिशन गवर्नमेंट के हवाले से। आपको पता है पिछली हुकूमत भी बहुत सारी कोएलिशन पार्टनर्स के ऊपर वो इन्हिसार करती थी, जिस वजह से उनकी वीकनेस थी। ऑब्वियसली आपकी भी अब ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, जो अक्सरियत हासिल है वो कुछ मेंबरान की है। आप कैसे समझते हैं कि ये 1 साल तक अगर आपने नेक्स्ट इलेक्शंस तक इसको सस्टेन करना है, और इस पे भी मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत अर्ज कर रही हूं कि इलेक्शन आप लोग अगले साल तक ही देख रहे हैं कि 2023 में ही होंगे, यानी अपने वक्त पर होंगे, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ जरूर फरमाइएगा, गिवन द फैक्ट कि पंजाब में भी जो आपके नए साथ जो पार्टनर्स हैं वो तमाम तर वो लोग हैं जिनके ऊपर खान साहब की हुकूमत और आप लोग भी बतौर ऑपोजिशन बड़े संगीन इल्जामात लगाते रहे हैं, चीनी, लैंड, इन तमाम स्कैंडल्स को लेकर। जी, ये जो 10 जमातों पर कायम वसीउल बुनियाद हुकूमत है, पहली तो बात यह कि आपके नाजरीन के सामने मैं ये अर्ज करूंगा कि इस वसीउल बुनियाद हुकूमत को 70% वोटरों की हमायत हासिल है। तो पीटीआई हुकूमत थी, वो उनके पास 28% थे और 2% उनके हवारी थे। अब जबकि बहुत सारे उनके एलाइज हमसे आके मिले हैं, तो हम 70% पाकिस्तान के वोटरों की नुमाइंदगी करते हैं। ये रिकॉर्ड की बात है 2018 के इलेक्शन में। एक तो वो स्टेबिलिटी का फैक्टर है, दूसरा हमारे पास एक करिश्माती नुस्खा है जो इमरान खान साहब के पास नहीं था। और वो तो कहते थे उनके पास बहुत करिश्माती नुस्खे हैं सर। नहीं, हमारे पास भी एक करिश्माती नुस्खा है जिसको कहते हैं एक दूसरे का जमहूरी एहतराम और बाहमी रवादारी। हम एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम चारों सूबों को, जिनकी जमातें इस वक्त इस कोalition में मौजूद हैं, उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। जिसकी आपने मिसाल ये भी देखी कि अभी जब वज़ीर आज़म उम्रे के लिए तशरीफ ले गए सऊदी अरब के दौरे पे, तो उनके साथ तमाम कोalition के अरकान जो हैं, जो भी उनके साथ तैयार थे जाने के लिए, वो सब गए। उसमें हमारे कबायली इलाकों से भी मेंबरान हैं, बलोचिस्तान के भी मेंबरान हैं, सिंध के भी मेंबरान हैं, पंजाब के भी मेंबरान हैं। तो ये इस तरह की एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनी है जिसके अंदर एहतराम के जरिए, बामी गुफ्तगू के जरिए हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से इनकारी नहीं है। हम एक दूसरे के साथ गले मिलकर बात करते हैं। तो जो चंद संजीदा इश्यूज हैं उनके ऊपर पेशरफ्त करके हमारी भी कोशिश ये होगी कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इस बात पर ये तसल्ली करा दे कि वो एक साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात पर तैयार हैं, उसी वक्त पाकिस्तान में नए इंतखाबात हो जाएंगे। राइट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान। नाजरीन, वफाकी वजीर बराए तवानाई हमारे साथ एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा को लेकर इस पहले सेगमेंट में मौजूद थे। एक ब्रेक पे चलते हैं, शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ट्रीट हाइजीन रेजर अब मिले नए जिद्दत भरे चमकदार पैक में। जाली पैकिंग और मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। खरीदारी के वक्त ट्रीट हाइजीन रेजर का नया पैक तलब करें। ट्रीट हाइजीन रेजर, पाकी पाए पाकीज़ा रहे। लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। ACDC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। वेरी स्मार्ट। सच अमेजिंग फीचर्स जैसे ये 7 स्पीड रिमोट कंट्रोल। बिल्कुल नॉइजलेस। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। स्मार्ट चॉइस माय क्वीन। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग रॉयल साथ जिंदगी भर का। अब क्योंकि ईद करीब है तो बड़ा ज़रूरी है उनका ख्याल रखना जो आपके आसपास हैं, जिनके सामने आप महंगे महंगे कपड़े जूते खरीद रहे हैं अपने लिए, बच्चों के लिए। कहीं उनकी दिल आज़ारी तो नहीं हो रही? रोज़ा हरगज़ ये नहीं है भूख प्यास का नाम। रोज़ा जो है ये एक कम्प्रीहेंसिव इबादत है, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ की है। जिस अल्लाह ने मुझे रमज़ान के महीने में ना हलाल चीज़ से रोका है, यानी ये जो खाना पीना है ये तो हलाल है ना, तो अल्लाह के हुक्म से मैं हलाल छोड़ रहा हूँ, तो क्या मैं सारा साल हराम नहीं छोड़ सकता? अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है हमारे ऊपर कि कभी रमज़ान, कभी कुरान, कभी नमाज, कभी तरावी, ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि हम ठीक हो जाएं। आज हम मिलेंगे सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह से, जो कि डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं IT में और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह और उनकी फैमिली से और जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टरेट और वो भी IT में, और वो भी यॉर्क से एंड ऑक्सफोर्ड से। उसके बाद सियासत में आना, मेरा सियासत की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। पार्टी एफिलिएशन जो है उसके बारे में कितने पक्के हैं? मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। बचपन कैसा था? बचपन के बारे में हम जानना चाहेंगे। बड़ा अच्छा था, कोई ऐसी अल्लाह का शुक्र किसी चीज़ की कमी नहीं थी। डरते कितना थे और किससे थे ज़्यादा? अब्बू से डर लगता था। घर के मामलात में कितना अमल दखल आपका होता है? घर के मामला में बिल्कुल अमल दखल नहीं हुआ है मेरा, बेगम ही करती है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री उसके पास। और आपके पास कौन सी मिनिस्ट्री? फौरन। आपको इनकी क्या खसूसियात जो हैं वो अच्छी लगी? अफनान दिल के बहुत अच्छे इंसान है। ये कितने सख्त हैं बड़े भाई के तौर पे? नहीं, सख्त नहीं है, काफी ज्यादा दोस्ती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हुए लाहौर की बात कर लेते हैं और पंजाब की बेसिकली बात कर लेते हैं। पंजाब में ऐसा मालूम होता है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके और बिल आखिर वजीर आला जनाब हमजा शहबाज ने अपना हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन और उनके हुक्म के मुताबिक उनसे जो ये हल्फ लिया गया और उनकी जो ये तकरीब थी हल्फ बर्दारी की, उनसे हल्फ बाकायदा तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने लिया और गवर्नर हाउस के अहाते में ही यानी उनके लॉन में ही ये जो तकरीब थी ये बिल आखिर हुई। ऐसे में नाजरीन लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है ये बहुत एक तवील हमने देखा कि लीगल और पॉलिटिकल बैटल के बाद ये जो आज का एक पूरा इवेंट था ये हो पाया और बाकायदा तौर पर हल्फ ले पाए हमजा शहबाज साहब, जो कि अब से तकरीबन 10 रोज़ पहले उन्होंने वो इलेक्ट हुए थे बतौर वज़ीर आला पंजाब असम्बली से, लेकिन बहुत पुरतशद्दुद सेशन के बाद जिसमें दोनों इतराफ़ से हमने देखा था कि तशद्दुद नज़र आया था और दोनों इतराफ़ के लोग भी बदकिस्मती से ज़ख्मी हुए थे। नाजरीन, गवर्नर पंजाब जो हैं वो इस तमाम मामले को शुरू रोज़ से बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते आ रहे हैं, क्योंकि उमर चीमा साहब जो गवर्नर हैं PTI से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने आज भी कहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो साबिक वज़ीर आला थे पंजाब के, जिनका इस्तीफ़ा PTI ने ही लिया था और वो उस वक्त लिया था, आपको याद होगा जब तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा था और PTI को काफ लीग का सपोर्ट चाहिए था। काफ लीग की बदले में शर्त ये थी कि उनको वजारत आला पंजाब की चाहिए, लिहाजा इस वजह से उस्मान बुज़दार साहब ने PTI ने ही यानी कि उनकी अपनी जमात ने ही उनसे इस्तीफ़ा मांगा था, जो कि फिर एक्सेप्ट भी कर लिया गया था साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब की तरफ से। उसके बाद फिर गवर्नर को भी सैक कर दिया गया, उमर चीमा साहब गवर्नर आए और आज उन्होंने जो खुद इस्तीफ़ा उनकी अपनी जमात ने मांगा था, आज उन्होंने ये एक अजीब सूरत हाल तब बन गई जब उन्होंने कहा कि वो इस इस्तीफे को टर्न डाउन कर सकते हैं और जब वो टर्न डाउन कर देंगे तो फिर वजीर आला वापस उस्मान बुज़दार साहब हो जाएंगे। लेकिन खैर आज ये हुआ कि इस तमाम गहमा गहमी में बाकायदा डी नोटिफाई भी हो गए उस्मान बुज़दार साहब बतौर वजीर आला पंजाब, और अब ये है कि इसमें कुछ स्टेबिलिटी और कुछ थोड़ी सी एक सेंस प्रिवेल करती भी तब नजर आई जब इस डी नोटिफिकेशन के बाद अब बिल आखिर एक ही वजीर आला हैं पंजाब के। इंट्रा कोर्ट अपील में नाजरीन PTI जा चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उनकी ये जो अपील है वो काबिल समाअत भी करार दे दी गई है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने और उस पर एक लार्जर बेंच भी तश्कील दिया जा रहा है। तमाम मामले पर नाजरीन बात करने के लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प सिचुएशन है, लेकिन यकीनन ये हम तमाम के लिए और ख़ास तौर पर हमारे सियासतदानों के लिए ये फ़र्ज़ है कि किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मुल्क में ना आने दें। तमाम मामले पर बात करने के लिए नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राजा यासिर हुमायूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक सूबाई वजीर हैं आप, उस्मान बुज़दार साहब की कैबिनेट में आप वजीर रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं PTI पंजाब के। वेलकम ऑन बोर्ड यासिर हुमायूं साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आप हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं और नाजरीन निहाल हाशमी साहब PMLN से, PMLN के स्टॉलवर्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया आपका भी निहाल हाशमी साहब, आपकी प्रेजेंस और आपकी मौजूदगी के लिए। पहले मैं ज़रा राजा यासिर हुमायूं साहब से अगर बात का आगाज़ कर लूँ, ये फरमाइएगा यासिर साहब कि आपके नॉलेज में ये क्या वजह थी और क्या ये बड़ा एक अजीब सा मामला नहीं हुआ, क्योंकि आपकी जमात ने ही पहले इस्तीफ़ा मांगा था उस्मान बुज़दार साहब से ताकि आप परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना पाएँ और आपके बाकायदा नॉमिनी थे वजीर आला के लिए परवेज़ इलाही साहब, जो कि फिर इलेक्ट ना हो पाए। उसके बाद आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार का आपके गवर्नर कि वो अगर इस्तीफा ही ना माने? एक्चुअली जी
उसमें उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात की थी कि इस्तीफा जो है वो एड्रेस होना चाहिए गवर्नर को और तभी वो मंजूर हो सकता है। इसी तरह जिस तरह कौमी असेंबली में जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये टाइप्ड इस्तीफे थे और जो एक कानून है वो बड़ा क्लियर है कि वो रिटर्न होने चाहिए, हैंड रिटर्न होने चाहिए, इसलिए उन्होंने वो रोके हुए। तो ये टेक्निकलिटीज हैं, अदरवाइज उन्होंने मानना हो तो टाइप को भी मान लें। इसी तरह ये गवर्नर साहब क्योंकि एक जो बैटल है ये अब काफी आगे तक जा चुकी है, तो गवर्नर साहब को यही लगा कि इसकी टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। और क्योंकि आप जो सीधी बात है कि कोई फेयर गेम तो चल नहीं रही, ना तो नून लीग के पास मुकम्मल वो लोग हैं, अगर वो उनको टर्न कोर्ट्स को निकाल दें तो अभी तक उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि क्यू लीग और पीटीआई जब दोनों जमात पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं और जो जमातों के हेड हैं वो दोनों इकट्ठे हैं, तो देयर इज नो वे कि गवर्नमेंट को बिल्कुल कोशर तरीके से हटाया जा सके। तो हटाने का एक ही तरीका था कि आप जो बात करते आए हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की कि आइंदा चांगा मांगा की सियासत नहीं होगी, लोटाक्रेसी नहीं होगी और ये टर्न कोर्ट्स को नहीं एंटरटेन किया जाएगा, उसके बावजूद और वोट को इज्जत दो की बातें नून लीग करती आई। तो उन सारों को डिफाई करके जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने सब वो नोटों को भी ले लिया और एडजस्ट भी कर लिया और उनकी मदद से नो कॉन्फिडेंस मूव भी कर लिया, जो कि उसमें और बहुत सारी इलीगैलिटीज हुई हैं। तो जाहिर है फिर आपने जब इस तरह की बात चल रही हो तो फिर हर तरह के अरबे आरे इसतेमाल करते हैं, कोई शक नहीं कि आपने ये जरूर माना है कि ये आप क्योंकि कोई फेयर गेम आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुई है और आप ये कह रहे हैं कि इसी वजह से फिर हमने भी कोई फेयर गेम नहीं की है, ये कह के कि हम इस्तीफा मान ही नहीं रहे। लेकिन इतना बताइएगा कि ये जो टेक्निकल ग्राउंड पे इस्तीफे को रिजेक्ट करने की स्ट्रेटजी ही कहूंगी मैं आपकी जमात की तरफ से, क्या वो आप डेलिबरेट कोई ऐसी चीज थी जो उस्मान बुज़दार साहब ने छोड़ दी थी कि वक्त आने पर जब उनको लगेगा वो इस इस्तीफे को आपके गवर्नर ये कह के रिजेक्ट कर देंगे कि हम ये सो एंड सो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या ये डेलिबरेट था कि उस वक्त आपने कोई चीज छोड़ दी थी? समझता कि ये डेलिबरेट था, शायद उनसे गलती हुई होगी जल्दी में, या वो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्योंकि उनको अपॉइंट किया था उन्होंने ये कर दिया। लेकिन मेरी राय ये नहीं है कि डेलिबरेट था, क्योंकि कम से कम कोई जहां मैं इसमें मौजूद था तमाम बात में, तो उस वक्त तो मुझे नहीं लगता। नून लीग ने ये पॉइंट आउट किया था पहली दफा कि ये गलत इस्तीफा हुआ है उस वक्त, तो शायद आपको पता होगा, आपके इल्म में होगा कि टीवी पे नून लीग के लीडर्स आए थे और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि ये ठीक नहीं है, इट हैज टू बी, उन्होंने ये कहा था कि इट हैज टू बी एड्रेस टू द गवर्नर। तो क्योंकि उन्होंने देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एड्रेस किया था तो इस वजह से उन्होंने ये चीज एक बीच में निकाली थी। तो इसी ग्राउंड्स पे चीमा साहब ने स्टैंड लिया। अच्छा, यही बात निहाल साहब से पूछते हैं। निहाल साहब, अब आपका क्या मौकफ है, क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, अब इसमें इंट्रा कोर्ट अपील तो कर चुके हैं दायर पीटीआई और उन्होंने उसी ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट किया आज इस्तीफा, जिस ग्राउंड के ऊपर आपने भी इसके ऊपर या आपकी जमात ने इसके ऊपर एतराज उठाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं राजा साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये एक डिलिबरेट एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत इसको किया गया था। देखिए, सीएम है, कुछ पट्टे वाला नहीं है कि उसके इस्तीफा मांग लिया और उसने दे दिया, और ये इमरान खान साहब की डिजाइन था। और अगर ये बात नहीं है तो फिर ये बात जरूर है कि फिर कितने नाहल थे, कितने जाहिल थे, कितने अनपढ़ थे कि जो प्राइम मिनिस्टरशिप मुल्क चला रहे हैं, मुल्क के लीडर होने के दावेदार हैं, मुल्क के गवर्नर होने के दावेदार हैं, मुल्क की कैबिनेट होने के दावेदार हैं, उनको ये नहीं पता था रूल ऑफ द गेम्स क्या है कि द सीएम हैज टू एड्रेस द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। तो ये या तो आप माने कि आप जाहिल हैं या आप माने कि आपकी मुजरिमाना गफलत थी। अब पानी बहुत सर से आगे गुजर चुका है। फिर उन्हीं के गवर्नर साहब ने उसको डिफेक्टो को डिजेरो कर दिया। That was a de facto इस्तीफा and now it has become a de jure, while उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, सर्टिफिकेशन की और उनकी नोटिफिकेशन होगी और फिर नोटिफिकेशन हुई कि एक नया लीडर ऑफ द पंजाब असेंबली चुना जाएगा। उसके लिए इलेक्शन का पूरा प्रोसेस हुआ। उसके सारे प्रोसेस में जो उस वक्त पंजाब के स्पीकर थे, उन्हें वो ही बिकेम द कैंडिडेट फॉर द सीएमशिप, और एक पूरा एक अमल, उन्होंने नॉमिनेशन अपना पेपर फाइल किया। तो या तो फिर आप पाकिस्तान और पंजाब और ख़ास करके आइन और कानून से और अदालतों से मजाक कर रहे हैं, या फिर आप इतने अहल नहीं है, इतने काबिल नहीं है, आप नाअहल हैं, नालायक हैं, जाहिल हैं, क्या है। तो इस लिहाज से भी आप
हुक्मरानी के अहल तो नहीं होगी जिसको यही ना मालूम हो कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अब रह गए ये बच्चों वाली काम करें। मैं समझता हूं कि सरफराज चीमा साहब ने अपने आप को दो जगह पे फंसा लिया है। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए हैं वो, और दूसरा वो आइन को सबर्टास करने के भी सबवर्सिव अमल में भी शामिल हाल है। ये एक फितना पैदा करना चाहते हैं इस मुल्क में। देखिए, इस मुल्क के जो आइन है ना, उस आइन को एक तबका नहीं मानता जिनको पाकिस्तान के आइन में कहा गया है कि आप मुस्लिम नहीं अक़लियत हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी सूरत से पाकिस्तान के आइन को आप डिस्कस करें, सबर्टास करें, ताकि फिर वो उनका वो क्लॉज खत्म है। और वो उनको मिल गया है पीटीआई का सहारा। ये इमरानी फितना है जो इन्होंने सऊदी अरब में किया। उसके बाद हम शर्मिंदा हैं, इंतहाई शर्मिंदा है। ये फितना है, ये सियासी मामलात नहीं है। देखिए, हुकूमत आती है, हुकूमत जाती है। बड़ा एहतराम है राजा साहब का, आज है कल नहीं होंगे, कल आज नहीं है कल फिर हो जाएंगे। एक सियासी अमल होता है, मगर फितना फैलाना बहुत ही गलत चीज होता है। मुल्क को डिवाइड करना, मुल्क में इनके सारे लीडरान करें कि हम खाना जंगी करेंगे। भाई, इससे पूछो शेख रशीद के बाप का मुल्क है ये खाना जंगी करेगा? इसने बनाया था इस मुल्क को? ये शहबाज गिल के बाप का मुल्क है ये खाना? ये कायद आज़म को मुल्क है। 10 लाख लोग शहीद हुए बनाने में, और हर रोज पाकिस्तान के पुलिस से लेके रेंजर से लेके फौज के लोग और आम शहरी शहीद हो रहे। ये कहते हैं हम मुल्क में खाना जंगी करेंगे। सही निहाल साहब, मैं जरा ये वाला नुक्ता नजर ले जाती हूँ यासिर साहब की तरफ, लेकिन आपकी तरफ जब मैं लौट के आऊंगी तो आप ये टर्न कोर्ट्स वाली बात को प्लीज एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी नुक्ता है जो वो उठा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं, लोटों के हवाले से उन्होंने जीबी में खिताब किया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था इनका घेराव करो। तो ये आपकी तरफ भी बात उस तरह से जो उनकी बात है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यासिर साहब, आपकी तरफ मैं लाती हूँ, आप बहुत एक नफीस माशाल्लाह रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपनी जमात के रुकन हैं। ये बताइएगा, ये खाना जंगी वाली बात ये हकीकतन हमने भी सुनी है। शेख रशीद साहब कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी और खून रेजी हो सकती है, उससे बचाना चाहिए खुदा ना ख्वास्ता। तो ये तो कतन किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और इतनी बात तो होल्ड्स ट्रू कि कोई भी कभी भी हुकूमत में हो सकता है, ऑपोजिशन में हो सकता है। ये आप तमाम सियासी जमातें, you're either on this side of the table or that side of the table। तो ये इतनी सीरियस बात तो नहीं है खुदा ना ख्वास्ता के सिविल वॉर के खुदा ना ख्वास्ता आसार या उस तरह के हिंट दिए जाएं। देखिए, एक तो शेख रशीद साहब ऑब्वियसली पीटीआई के लीडर नहीं है, हमारी इत्तेहादी जमात है, ना ही मैं उनका कोई स्पोक्समैन हूँ। तो उनकी जो बात है उसको तो मैं ना डिफेंड करूंगा। जहाँ तक कमेंट की बात है तो ऑब्वियसली कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि खुदा ना खास्ता खाना जंगी की तरफ हालात जाए। और ना ही पीटीआई कभी इस तरह की जमात रही है, ना हमारा कोई एहतजाज आज तक जो है वो कभी नॉन पीसफुल हुआ है। कभी कोई हमने ऐसी हरकत नहीं की और जिसकी वजह से इंतशार फैले। हाँ, पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। और जब इवन हम गवर्नमेंट में भी थे तो तब जब नून लीग वाला प्रोटेस्ट कर रही थी तो मैं तो हमेशा इस बात का बरमला इज़हार कर चुका हूँ कि जो सही पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वो जलसे करें, एहतजाज करें, मार्च करें तो जरूर करें। हाँ, सिर्फ हमने इस बात की जरूर मुखालफत की थी कि जो फजलुर रहमान साहब तालिब इल्म लेके आ रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं, उनको मिस यूज नहीं करना चाहिए। तो ये तो इसको कई दफा एज अ पार्टी जनरल सेक्रेटरी, एज अ मिनिस्टर मैं इटरेट कर चुका हूँ। और अभी भी जो पीटीआई एहतजाज करेगी जिसका उसको राइट है, वो इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ है। देखें, बड़ी क्लियर सी बात है कि आप के अगर तो अभी आपने उनसे सवाल पूछे कि हाशमी साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उसका जवाब दे दें कि ये जिस कल्चर से ये खुद जिसको खत्म करना चाहते थे कि जी लोटाक्रेसी ना हो, लोग टर्न कोर्ट्स ना बने, ये फिर उसमें क्यों इन्वॉल्व हुए कि इतने ये डेस्परेट हो गए थे। हालांकि मेरा ख्याल है कि 1.5 साल बाद इलेक्शन आ रहा था और ये अगर जेन्युइन तरीके से कैंपेनिंग करते तो जीत भी सकते थे, दोबारा कोई भी जीत सकता है। तो इसकी जरूरत क्या थी कि इनको ये करना पड़ा। और ये जो साहब, ये दोनों तरफ की अप्लाई होती है। आपको याद होगा आपकी ही असेंबली के जो नून लीगी एमपीएज हैं, उनसे काफी दफा उस्मान बुज़दार साहब या इमरान खान साहब मिलते रहे हैं, शरक पूरी साहब। तो वो हाँ, शरक साहब अपनी पार्टी से नाराज थे, ना हमने उनसे मिलकर हुकूमत बनाई, ना उनके वोटों से हमने कॉन्फिडेंस वोट लिया, ना ही कोई उनको किसी किस्म की कोई हमने सहूलत नहीं दी। हाँ, एज एन एमपी अपनी पार्टी से नाराज थे, आगे मिलते रहे, दैट्स अबाउट इट। हालांकि वो अगर उस पे खान साहब ने स्पेशली मना किया था कि ज्यादा एंगेजमेंट करने की जरूरत नहीं तो उस वक्त तो उनका क्लेम ये था कि 25-30 लोगों को वो तोड़ के ला सकते हैं और गवर्नमेंट को मजबूत किया जा सकता है पंजाब में और
लेकिन खान साहब ने उसको डिस्करेज किया, उन्होंने कहा जी हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आप खुद नाराज हैं, आपको कोई अपनी पार्टी से ग्रीवेंस तो जरूर हो। अभी भी हमने उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया किसी किस्म के मैं निहाल साहब का भी व्यू पॉइंट ले लूं ताकि ये आप दोनों जामे तौर पर आ जाए। जी निहाल साहब, ये टर्न कोर्ट्स और लोटों के हवाले से आपके अपने माजी के बयानात आपको यासिर साहब ने बताए हैं एंड दे डू होल्ड ट्रू, क्योंकि आप लोगों ने भी इनके ऊपर खासी कड़ी तनकीद की है जब ये आपको फेवर नहीं करते थे या आपके खिलाफ होते थे ये टर्न कोर्ट्स। देखिए जी, पार्लिमानी सियासत में इत्तेहादी हुआ करते हैं, मुख्तलिफ उनकी अपनी पार्टी फॉलोइंग होती है, मुख्तलिफ पार्टी के उनकी अपनी एफिलिएशन होती है, मगर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट वो एक साइड पे हो जाते हैं। अभी जो सारा वावेला है इमरान साहब का वो ये है कि उनको उनके इत्तेहादी छोड़ गए, वो उनके पार्टी के नहीं थे, ना उन्होंने टर्न कोर्ट किया, ना JUI वाले उनके पार्टी के थे, ना PNP वाले, ना बाप वाले, ना MQ वाले, उन्होंने उनको छोड़ दिया। इसमें उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगता और ना ही किसी एक भी MNA हजरत की या हजरात की हमने वोट लिया, ना इनके ताउन से हमने कोई गवर्नमेंट को फॉर्म किया। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ साहब, लेकिन पंजाब में ये जो तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, छीना ग्रुप, हाँ, अब ये आपने एक अच्छा सवाल किया। मैं हद एहतराम के साथ ये बात अर्ज करूंगा कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो पंजाब में सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो PMLN थी, और जिस तरह से आज इत्तेहादी बन गए काफ लीग वाले, आज भी इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, कल हमारे साथ भी आगे वो बैठे हुए थे। इसी तरह से जो वहाँ पे पीपल्स पार्टी है वो हमारे साथ इत्तेहादी है, और बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद लोग थे जिन्होंने इनके साथ किया। और फिर उस जमाने में आपको याद होगा जहांगीर तरीन साहब की वो जो शटर फ्लाइट्स था, शटल कहते थे, कि वो साउथ पंजाब से जमा कर रहे थे, घेर घेर के ला रहे थे लोगों को, ये कह करके कि साउथ पंजाब बनाया जाएगा, जुरो मेडा साई, तो वो सारे लोग हमने कोई इनके। अच्छा, फिर एक पार्लिमानी चीज़ में आपको पता है एक चीज़ होता है फॉरवर्ड ब्लॉक, एक सर्टन नंबर ऑफ MPs अगर आपकी पार्टी को छोड़ करके किसी अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो वो पार्लिमानी सियासत में पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इसमें ऐसी मैं ये समझता हूँ, यासिर साहब के साथ ये बात मैं शेयर करूंगा कि यस, हमें नॉर्म्स और पॉलिटिकल जो राइट। नाज़रीन, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा इस नोट पे, वक्त हमारे पास इतना ही था। निहाल साहब के गालिबन ऑडियो दोबारा आइए। निहाल साहब, आप अपना जुमला अगर मुकम्मल करें। जी, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम ही इस पार्टी इस बात के हम अमीन हैं, दाई हैं कि हमारे भी मेंबर्स को वो बारहा उन्होंने, जैसा आपने कहा अभी यासिर साहब से कि बुज़दार साहब बुलाते थे, उस वक्त भी वो चीज़ नामुनासिब था, उस वक्त गैर आइनी गैर अखलाकी था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये देखना पड़ेगा इस शिक को कि क्या इन्होंने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था कि नहीं बनाया था, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। इन्होंने ऑलरेडी इसको रेफर कर दिया इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन इसमें फैसला करेगा कि उनको